न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट आज हम स्टूडियो से लाइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आज मेरी जो ऑफिस है उसी से लाइव हम करें। तो जोड़ें और शेयर करें। आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, है ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जुड़ें चलो और शेयर करते चलो। और अगर कोई भी कमेंट है, सवाल है, तो वो मुझे आप ज़रूर भेज दें। एक बार मैं देख लेता हूँ। इच्छा थी कि आज मेरी जो ऑफिस है उसी से लाइव हम करें। हाँ बिल्कुल, आवाज़ सही है, आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर किसी को कोई और दिक्कत आ रही हो तो वो आप मुझे एक बार ज़रूर बता दें। बाकी मेरे ख्याल से आवाज़ अब आपके पास में ठीक आ रही होगी, है ना, आवाज़ का कोई इशू नहीं होगा, है ना। फटाफट जुड़िए सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्टार भेज सकते हैं वो स्टार ज़रूर भेजें। एक तो आज एक थोड़ी सी डराने वाली खबर ज़रूर आई थी, और डराने वाली खबर आई थी कोरोना को लेकर के। देखिए, चीन में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, और सही पूछो ना तो चीन में तो मामले कभी घटे ही नहीं थे। हाँ, लॉकडाउन पूरी तरीके से चीन में कभी हटा ही नहीं था। बहुत सारे शहर ऐसे हैं चीन के जिनमें कंटिन्यू लॉकडाउन चलता रहा, और अब स्थिति ये आ गई कि चीन में स्थिति ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा खराब है, और अब वहाँ शमशान घाट कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं कम पड़ रही हैं, लगातार लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो चीन में बढ़ता जा रहा है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो भी अब अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया, आज उन्होंने विशेषज्ञों की और अधिकारियों की बैठक भी ली है और उनसे पूछा है, जानने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ स्थिति क्या है। तो बिल्कुल कोरोना जो है ना, अब वही दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में आकर के हो सकता है ये रौद्र रूप दिखाए। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, भारत के लोगों को इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हम वैक्सीनेट हैं, लगभग सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। 2 डोज जिनको लगवानी थी लगवा ली। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि बूस्टर डोज जो है उसमें लोगों ने थोड़ी सी कमी रखी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि बूस्टर डोज के मामले में जरूर लोगों ने लापरवाही की है, बाकी जो 2 प्रमुख डोज हैं वो लोगों ने लगवा ली है। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सारी चीजें हम भूल गए क्योंकि कोरोना निकल गया। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में अभी जो मामले हैं 3000 के समथिंग चल रहे हैं पूरे देश में। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, भारत में देखा जाए तो केवल 3000 के समथिंग एक्टिव केस हैं, और वो भी रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कल मेरे पास जो आंकड़ा आया था वो बहुत कम था, 11 पॉजिटिव केस थे कल राजस्थान में, है ना, और उनका इलाज चल रहा है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का जो कवच है ना वो समय रहते हमने अपना लिया, और इसी के चलते भारत में लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी एक बात जरूर कह सकते हैं, देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी तो हमको रखनी भी है, एहतियात हमको बरतना भी है। केंद्र सरकार ने भी आज इसको लेकर के ये कहा है कि भाई जो जरूरी गाइडलाइन है उसका पालन करें, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नई गाइडलाइन जो है जनवरी में सरकार दे दे, केंद्र सरकार। तो ये जरूर है। बाकी हाँ, कोरोना जो है वो अपना कहर फिर से दिखा रहा है, अपना डर जो है वो फिर से दिखा रहा है। फटाफट जुड़ते चलें सर, अभी बहुत कम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, और आज तो यूट्यूब पर भी नहीं है, हम सिर्फ फेसबुक पर हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं आपको बताऊं कि एक लेटर और जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को, और ये लिखा है उसमें कि स्वास्थ्य के तकाजे से देखा जाए या कोरोना की वजह से देखा जाए, आपको अपनी भारत जोड़ो यात्रा अभी रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया है, और उनका कहना है, वो भी देखिए, हर चीज में राजनीति ढूंढना ठीक बात भी नहीं है। और इसका आज सीधा सीधा जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये दिया है कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं एडवाइजरी जारी करूं, मानना नहीं मानना वो आपके हाथ में, लेकिन इसको मैं ये मानता हूं कि आप मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी रोकी जा सकती है कुछ दिन के लिए। दूसरी बात, अगर आप नहीं भी रोक रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग है, या जो गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का पालन करना है, वो तो कम से कम करें। कार्यकर्ताओं से इस चीज को जरूर आप पाबंद करें कि साहब सभी ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। और मेरे ख्याल से इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। एहतियात बरतना उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी जी की भी। ठीक है, आप पूरी दुनिया का हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, आप जगह जगह हर राज्य में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है।
और अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि कोरोना फिर से दस्तक देने लगा है। तो इसको लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री ने जो है एक लेटर जारी किया है उनको। हालांकि कांग्रेस जो है उसमें भी थोड़ी सी राजनीति ये कर रही है कि अरे साहब अगर ये बीजेपी की होती तो क्या करते, और ये भी सही बात है, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालती है या और कोई चीज करती है तो उनके लिए भी ये एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोरोना को लेकर के खबर है, अपडेट है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और देश में वर्क फोर्स यानी काम करने वाले तो खूब हैं लेकिन काम नहीं है लोगों के पास में। बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं दिसंबर माह में, बेरोजगारी दर जो है अपने उच्चतम स्तर पर है, 8% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबके लिए चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना के बाद में स्थिति ज्यादा खराब हुई है सर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों की परचेजिंग क्षमता घटी है, लोगों के पास में सोर्स ऑफ इनकम के जो मामले हैं वो घटे हैं। ये सही बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम भी मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का दर्द हमें भी वो बताते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं। किसी का रोजगार छिन गया, किसी का काम धंधा बंद हो गया, किसी की नौकरी चली गई है, तो ये तो सही बात है। लेकिन इससे उभरने में भी टाइम लगेगा सर। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, मैं ये मानता हूं कोई भी सरकार अपने स्तर पर कमी नहीं रखती है सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दिन में अप्लाई होने वाली चीजें नहीं है, टाइम तो लगेगा। आगे आने वाले दिनों में अंदर से जो खबर आई है निकल करके कि जनवरी से और मार्च के बीच में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, 77% कंपनियां ऐसी हैं जो रोजगार उपलब्ध करवाएंगी। आईटी सेक्टर में भी होगा, अन्य जो बिजनेस सेक्टर हैं उनमें भी होगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे लोगों को, लेकिन टाइम लगेगा। आज की स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में इस समय बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्कोर पर है, 8%। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और ये 3 दिन जो है वो हरियाणा में ही गुजारेंगे। आज सुबह राजस्थान से हरियाणा में एंट्री की है और राजस्थान से हरियाणा में घनी धुंध के बीच में 14 किलोमीटर चल करके राहुल ने फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में आज यात्रा का ब्रेक लिया है। और सुबह सीएम गहलोत ने यात्रा का झंडा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को सौंपा और हरियाणा में 116 किलोमीटर का सफर तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। लोगों से मिलना, लोगों को जानना। और एक बात और बता दूं, इसके बाद में राहुल गांधी के विचारों में, राहुल गांधी की सोच में डेफिनेटली फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। और ये उनके शब्दों से झलकने भी लगा है। जिस तरह का भाषण उन्होंने मालाखेड़ा में दिया था ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है सरकार के रूप में बदलेगी कि नहीं बदलेगी या राजनीतिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हां, व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के अंदर बहुत बदलाव आएंगे इस यात्रा के बाद। जब वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से जुड़ रहे हैं और हर व्यक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बेरोजगार है, सबसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम हिंदुस्तान को बहुत करीब से, भारत को बहुत करीब से देखने का उनका मौका जरूर मिल रहा है। तो उनमें बदलाव जरूर आएगा। और राहुल ने कहा कि नेता जनता की बात नहीं सुनते, लंबे लंबे भाषण देते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा वक्त नेताओं को जनता के बीच में गुजारना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अब कम से कम 15 किलोमीटर का सफर जनता के बीच सड़कों पर उतर करके करना पड़ेगा ताकि जनता की समस्याएं सुन सकें, उनसे रूबरू हो सकें। शेयर करते चलो सर, ठीक है ना। मैं चाहता हूं वही 3 डिजिट में तो पहुंचाया करो रोज, ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के यह है कि अच्छी चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में इसका राजनीति के रूप से अगर देखा जाए तो क्या परिणाम निकलेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे बहुत लोगों के करीब आए हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को भी लोगों ने करीब से देखा है, जाना है, समझा है। उनके जो व्यक्तिगत विचार हैं उनमें भी बहुत बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। और अब बात करते हैं खेलों की, है ना। स्पोर्ट्स का एक जो तरीका है, स्पोर्ट्स का जो
ग्रुप है वो हमने अब शामिल कर लिया है आप लोगों की फरमाइश पर कि साहब स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया करें। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। पहले कप्तान रोहित शर्मा बाहर हो गए थे, उसके बाद में तेज गेंदबाज जो है नवदीप सैनी वो बाहर हो गए थे चोट के बाद में, और फिर उसके बाद कप्तानी दी गई थी केएल राहुल को। लेकिन आज खबर ये आई है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान चोट उन्हें भी लगी है और अब केएल राहुल भी इस सेकंड टेस्ट में शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए, हिस्सा ना ले पाए। ऐसी स्थिति में चेतेश्वर पुजारा जो है वो भारत की कप्तानी कर सकते हैं। हालांकि सुबह एक बार फिर से इसका बुलेटिन जारी किया जाएगा कि वो फिट हैं या नहीं हैं, और फिट हैं तो कितने फिट हैं। ठीक है, फटाफट जुड़ते चलें और कोशिश कर रहा हूं मैं आपके कमेंट देखने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है वो मुझे मिलें और मैं देख सकूं। भारत को कब तक जोड़ देंगे ये लोग, इसका किसी के पास कोई जवाब है क्या? मनोज भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें बीजेपी उनको घेर रही है। ठीक है, साहिद जी कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। काऊ नृप हो हमें कहानी, एक संस्कृत में श्लोक है, काऊ नृप हो हमें कहानी। राजा कोई भी बने, हमें कोई नुकसान नहीं है अगर जनता जागरूक है तो। यह भी ध्यान रखना, राजा कोई भी बन जाए, जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। कपिल देव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे साहब, स्वागत है आपका। ऋषिकेश जी कह रहे हैं सवाई माधोपुर जिले में अगर बजरी खनन वैध रूप से चालू हो जाए तो करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, पर कांग्रेस सरकार ठेकेदार के इशारे पर चल रही है। ऋषिकेश भाई, इसका हल बहुत जल्दी निकलने वाला है, ये निश्चित बता रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं ना कि जब आग लगती है कहीं ना कहीं तो धुआं उठता जरूर है, बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। तो चाहे पाचना का मुद्दा हो, चाहे बजरी का मुद्दा हो, ये इन्हें भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। बस इतना जरूर कह सकते हैं हम कि इन मुद्दों का राजनीतिकरण जब हो जाता है ना, तो फिर ये मुद्दे दम तोड़ देते हैं। ये मुद्दे फिर हाईजैक हो जाते हैं, फिर इनको राजनीतिक दल जो है ना वो अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन जब तक ये जनता के पाले में रहेंगे, मैं कह रहा हूं आपसे, इसका 100% कोई ना कोई जो समाधान है वो जरूर निकलेगा। चाहे अवैध बजरी खनन हो, चाहे हमारा पाचना वाला मैटर हो, जनता परेशान है। और बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, हमारी तो लाइफ लाइन है सवाई माधोपुर जिले की, तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा जरूर, इतना कह सकता हूं मैं। तो जितने लोग देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है और धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। शेयर करते चले सर, है ना। चलिए, 3 डिजिट में हम हो गए। अब बात करते हैं खेलों की। मैं बात कर रहा था, फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम का स्वदेश लौटने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया है। पूरा जो वहां की राजधानी है ब्यूनस आयरस, वो इस समय जश्न में डूबी हुई है। और जैसे ही कल टीम वहां पहुंची है तो खुली बस में छत पर खिलाड़ियों ने बैठ करके और इस जश्न में खिलाड़ी शामिल हुए हैं। लेकिन लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम इतना था कि खिलाड़ियों की जान पर बनाई। हाँ, और ऐसे में फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेसी जो हैं खिलाड़ी, उन सहित 5 खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर से वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी और उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन अर्जेंटीना की जो टीम है उसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है और इस जश्न में अभी भी अर्जेंटीना डूबा हुआ है। तो ये है, और खेल की ये खबरें थी, इससे ज्यादा बड़ी खबरें और कुछ नहीं थी। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, और हमारे लिए तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे राज्य में क्या हो रहा है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सर्दी की। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले लोग बाग ये कह रहे थे सर्दी ज्यादा पड़ नहीं रही साहब, जैसी दमदार सर्दी पड़नी चाहिए वैसी दमदार सर्दी पड़ नहीं रही। दिन में तापमान ज्यादा है, रात में जरूर तापमान में थोड़ी सी गिरावट आती है। लेकिन जैसे ही आज सुबह सुबह हम उठे और हमने बिस्तर छोड़ा, शीत लहर ने, ठंडी हवाओं ने कहीं ना कहीं बिल्कुल ठिठुरन पैदा की है। उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने आज राजस्थान में ठंडक बढ़ाई है। आज कई जिलों में ठंड बढ़ी है और ठंडी हवाएं भी चली हैं। वहीं गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ में घना कोहरा भी छाया हुआ है। हालांकि हमारे जो पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें अभी कोहरे जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि 1-2 दिन में अब यहां भी कोहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग का भी ये कहना था कि सर 26 दिसंबर के बाद में सर्दी का सितम ज्यादा रहेगा। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। पहले मौसम विभाग ने कहा था कि लगभग 45 दिन अच्छी सर्दी रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा रहेगी।
गर्मी का प्रकोप जो है ना वो ज्यादा है। अब गर्मी के महीने ज्यादा बढ़ रहे हैं सर, सर्दी के महीने दिनों दिन घटते जा रहे हैं। और किसानों को इस बात की चिंता है कि अगर सर्दी कम पड़ी तो फिर किसानों की फसल जो है और उसका जो उत्पादन का रकबा है वो घटेगा, क्योंकि जितनी धूप जरूरी है, जितना पानी जरूरी है, उतना ही सर्दी भी जरूरी है फसल के लिए। तो इस पर जो फर्क है वो बिल्कुल पड़ेगा, इस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। शेयर करते चलें आप लोग। और प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। आज से शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जिन्होंने रीट पास कर ली है ना, वो आवेदन करें साहब। 19 जनवरी तक 48,000 पद हैं और 25 से 28 फरवरी तक विषयवार सब्जेक्ट वाइज ये एग्जाम लगेंगी, राजस्थान में आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। वनपाल और वनरक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें पद बढ़ा दिए गए हैं। वनपाल के 49 और वनरक्षक के 346 पद जो है उनमें बढ़ोतरी की गई है। आज इसका जो संशोधन विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है और अब वनपाल के 148 और वनरक्षक के 2,646 पद जो हैं वो हो गए हैं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा 6 नवंबर को इसकी परीक्षा जो है 2 पारियों में आयोजित की गई थी। हाँ, गुजरात में भाग्य आजमाने के बाद में अब आम आदमी पार्टी पूरा फोकस करेगी राजस्थान पर। बड़ा राज्य है, इसलिए कैंपेनिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसको लेकर के अब कमर कस ली है आम आदमी पार्टी ने। और अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। 5 सीटें गुजरात में इन्होंने जीती थी। उसके बाद में अब जो आज हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक यह है कि जनवरी से इसकी कैंपेनिंग, इसका प्रचार प्रसार जो है वो तेजी से शुरू होगा। राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो राजस्थान में आएंगे। नए चेहरों को तलाश किया जा रहा है। जो लोग आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों में बिलीव करते हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और राजस्थान पर अब पूरा फोकस है। इसके अलावा हरियाणा पर फोकस है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि राजस्थान में और हरियाणा में 2023 में जो है बहुत कुछ होने वाला है। तो उस पर फोकस जरूर बना हुआ है आम आदमी पार्टी का और यहां भी बिल्कुल अपना भाग्य तो आजमाएगी आम आदमी पार्टी। धौलपुर के कंचनपुर थाने इलाके से आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि बामनी नदी के किनारे एक पुजारी का शव मिला है। 2 कट्टे थे, बोरे, जिनमें टुकड़े करके उस शव को डाला गया था। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, खोला गया और देखा कि उसमें एक व्यक्ति के शव के जो टुकड़े हैं वो दोनों कट्टों में भरे हुए थे। मालूमात करने पर पता चला है कि भीमगढ़ गांव का ये मामला है और मृतक महाबुद्दीन पुत्र शेर खान भीमगढ़ का ही रहने वाला था और चावड़ माता मंदिर में ये पूजा पाठ करता था। इसके साथ कुछ और साधु वहां रहते थे जो अब फरार हैं, जो गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हत्या की बिल्कुल आशंका व्यक्त की गई है और देखते हैं, भीमगढ़ का ही रहने वाला था महाबुद्दीन। प्रदेश में आज से सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा जारी हो गई, चल रही है ना, आज भी चली थी, कल भी है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो एक चीज की आ रही है ना वो ये आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको पहले भी मैसेज किए थे, कॉल भी किए हैं कि सर सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए इन लोगों ने। ये जो समस्या है ना ये तो बहुत पहले से बनी आ रही है और इसको लेकर के मैं बार बार खबरें चला चुका हूं और अब फिर मैं निवेदन ये करूंगा कि सर आप किस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, आपका सिस्टम समझ में नहीं आता। एक तो ये लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, दूसरी बात आप इन लोगों को पता नहीं कितनी दूर दूर सेंटर दे देते हैं। रोडवेज बसें आपने निःशुल्क कर रखी हैं तो पहले तो मारामारी वहां करो, उसका प्लान, उसका सिस्टम आज तक आप पे नहीं बन पाया। हाँ, नहीं बन पाया है। आप कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ और फिर वो रोडवेज बस का आप इंतजार करते रहो, कितनी बसें हैं, कहां जाने के लिए बसें हैं, नहीं है, वो एक बहुत बड़ी विकट समस्या। दूसरी बात, आपने सेंटर इतनी दूर दूर दे दिए कि मत पूछो आप। मैं आपको बताऊं कि 28 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। करौली और सवाई माधोपुर में तो कोई सेंटर है ही नहीं है, क्योंकि यहां तो पहले गड़बड़ी हो गई थी ना, तो इसलिए कोई सेंटर बनाए ही नहीं गए। 28 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं और उनमें 1366 केंद्र हैं जिन पर यह परीक्षा आयोजित होगी। 27 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगी और लगभग 12 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो इनमें परीक्षा देंगे। लेकिन मारामारी चल रही है, एक तो साधनों की, दूसरी बात आपने सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए। गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट का सेंटर आया है कोटा, ठीक है, और बामनवास के जो इलाके हैं, सवाई माधोपुर के और जो इलाके हैं उनमें से बहुतों का सेंटर आया है भरतपुर।
तो अब ये भागदौड़ करेंगे बेचारे। सर्दी का टाइम वैसे है, संसाधनों की बात आप करें तो आपने फ्री की जो रेबड़ी बांटी है ये रोडवेज बस वाली, इसमें तो आप शुरू से ही फेलियर रहे हो। बिल्कुल ये मारामारी आज भी देखने को मिली है सर। और ये एग्जाम अब चल रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बिजली संकट। कल आपको मैंने बताया था कि साहब 2 इकाइयां जो हैं, सूरतगढ़ थर्मल पावर है और काली सिंध है, उनको शुरू करके और अब थोड़ी सी राहत जो है जनता को मिल सकती है। आज सीएम गहलोत ने इसको लेकर के समीक्षा बैठक ली है और उसमें ऊर्जा मंत्री जो है भंवर सिंह भाटी वो भी शामिल हुए हैं, उच्च अधिकारी भी शामिल हुए हैं और सीएम गहलोत ने पूरी समीक्षा करके जानकारी ली है। लेकिन कुल मिलाकर के कटौती का सामना अब करना पड़ेगा और अब 2 टाइम कटौती होगी। जो हमारे पास में खबर आई है उसके मुताबिक सुबह और रात 2 वक्त कटौती होगी, सुबह 6 से 8:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक। रही बात ग्रामीण क्षेत्र की, तो सर ग्रामीण क्षेत्र में तो सिंगल फेस लाइट की स्थिति खराब है। हालांकि मैंने उसको लेकर के उच्च अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने कहा था कि साहब ठीक है, बच्चों की एग्जाम है या इस तरह का कोई मामला है तो हम रात का जो फीडर है उसमें सिंगल फेस सप्लाई जो है उसको 12 बजे तक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये 12 बजे करेंगे, नहीं लगता सर, है ही नहीं है सर लाइट, बिल्कुल नहीं है। और ये लोग शुरू से पिछले 1 साल से 1.5 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने कोई व्यवस्था की ही नहीं है, इसको लेकर के कोई बड़े कदम उठाए ही नहीं है। बस जैसे ही मीडिया में खबरें आती हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उससे पहले बिल्कुल सुस्त, कोई लेना देना नहीं है इनको। कैसे कोयले की व्यवस्था करनी है, कैसे कहां से विंड पावर एनर्जी जो है वो हमको कोलैबोरेट करनी है, इनको कोई लेना देना नहीं है। बस एक चीज इन्होंने है कि जैसे ही मीडिया में आई तुरंत आनंद फानंद में बैठक होना शुरू हो जाती है। कल कह रहे थे सब 2 इकाइयां हम चालू करने वाले हैं ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो, फिर आज ये सर्कुलेशन आपको क्यों जारी करना पड़ा कि साहब कटौती तो करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि बिजली की समस्या कितनी भयावह स्थिति रूप धारण कर रही है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, किसानों को जो बिजली पहले 8 घंटे मिला करती थी अब वो 6 घंटे भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। आप मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, कड़वा सच ये है कि किसानों को जो 6 घंटे का ब्लॉक आप कह रहे हो ना, वो 6 घंटे का ब्लॉक भी आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंसान रहते हैं सर, वहां भी बच्चे रहते हैं, वहां भी परिवार रहते हैं। ये सबसे ज्यादा गाज इन्हीं पर क्यों गिरा रहे हो आप? सिंगल फेस लाइट बिल्कुल बंद रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और साफ कह रहा हूं, इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं, और आपको भी पता है इस चीज का कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बत्ती गुल कर रखी है। और इसको लेकर के जल्द से जल्द आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप कितनी पीठ थपथपाते रहो, भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल बहुत बढ़िया रही आपकी, लेकिन आपकी कमजोरियां सामने नहीं आ पाई राहुल गांधी की, और आई भी होगी तो वो इतने बेबाक आदमी है कि इनको सबके सामने बोलेंगे भी फिर। बाकी बिजली के मामले में आप फेलियर रहे हो, अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास में और जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली की। करौली से आप और हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, जेब भरने वाले मौज करते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया का काम है, देखिए आपकी बातें रखना, ये हमारा काम है, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, बाकी सरकार का काम है, वो सरकार जाने सर। मैं उनके मामलों में कोई क्या कहूँ, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मैं क्यों करूँ। बस मुझे तो आप लोगों से मतलब है, मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों से मतलब है। ठीक है सर। गुनाबत जी कह रहे हैं पेंशन वृद्धावस्था में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, कहां सो रहे हैं अधिकारी और प्रशासन? उठाओ ना मुद्दा, उठाओ, दो ना ज्ञापन इसको लेकर के। आप इतने टाइम से ये कह रहे हो कि साहब पीलोदा में जल जीवन मिशन योजना को लेकर के घोटाला हुआ है, आज तक कोई ज्ञापन, कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई आप लोगों ने? करवाओ ना, होनी चाहिए जांच, जनता का पैसा है, ये तो होना चाहिए। ठीक है। और सुरेश भोजवाल जी कह रहे हैं बिल मनमानी से दे रहे हैं। देखो पूर्ति तो करेगी सरकार। आपको मैं बता दूं, ये कह रहे हैं ना कि 50 यूनिट तक फ्री है, सरचार्ज और फ्यूल चार्ज जो है ना वो बढ़ा दिया है सरकार ने, कुछ फ्री नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि साहब ठीक है अप्रैल से 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, लेकिन आपने उसमें कैटेगरी बना दी है,
बीपीएल वालों को और उज्ज्वला योजना वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, फर्जीवाड़ा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा खुद का नाम बीपीएल में लिखवाने का प्रयास करेंगे, ये आप भी जान रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज है साहब कि अब आप सच्चाई से मुंह फेरो तो बात अलग है, बाकी सच्चाई तो यही है कि साहब लोग फिर फर्जीवाड़ा करेंगे और आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटोगे, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। जुड़ते चलें। हाँ, अभी बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं और शेयर भी बहुत कम लोग कर रहे हैं सर। कम से कम मेरी इतनी रिक्वेस्ट तो आप मान लिया करें कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है ना। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और जुड़ें ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुद्दे आपकी समस्याएं देख रहा हूं सर, मैं भी देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं उनको, और मैं टीम को तुरंत ही है ना नोट भी करवा देता हूं ताकि कार्रवाई हो। छोड़ता नहीं हूं मैं पेंडिंग में किसी भी चीज को, ठीक है ना। और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दूंगा आज आपको मैं कि कितना कुछ हो रहा है इसको लेकर के। वाटर वर्क्स में वैकेंसी कब होगी, पहले हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद हुई नहीं है। रीते जी कह रहे हैं नगर परिषद का आयुक्त ही अपने आप को राजा समझ रहा है कहां आयुक्त। कल एसडीएम साहब खुद पूछ रहे थे, बोले भाई जो कार्यवाहक आयुक्त पंकज मीणा है कहां, और 12 महीने ही बीमार रहता है क्या ये। पट्टों के टाइम भी सारा काम घर से बैठ करके किया था, तो वो है चक्कर, तो काम हो ही कहां रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं मिलेगा साहब, सब वोटों की राजनीति है हरिभान भाई, ये तो है ही, और क्या वोटों की तो राजनीति चल रही है। रेवड़ियां बांटेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, अब कितने पूरे होते हैं वो देखना पड़े। चलिए अब बात करते हैं करौली की। करौली जिले से क्या कुछ खबरें हैं। संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा आज करौली पहुंचे, करौली का दौरा किया, विभागों की जो बैठक है वो ली उन्होंने, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति है उसको लेकर के समीक्षा की, और जिनमें पिछड़ रहे हैं उनको तड़ी भी पिलाई है, फटकार भी उन्होंने लगाई है, लेकिन और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो निकल करके सामने नहीं आई है। इसके अलावा करौली से एक और खबर आई है। राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा ने ईआरसीपी और चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने आज प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है कि साहब ये बड़ी परियोजनाएं हैं और बड़ी डिमांड जो हमारी हैं इनको जल्दी जल्दी आप पूरा करें। पांचना बांध पर पहरा अभी भी जारी है। कल के हमारे प्रोग्राम की सब लोगों ने बहुत तारीफ की थी, मैसेज भी आए थे, कुछ फोन कॉल भी मेरे पास आए कि अजय जी आप इतना कैसे कर लेते हो, किसी भी आदमी को लाइव ले लेते हो, किसी भी अधिकारी को। तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि सर देखिए, मैं चाहता हूं मेरी जनता को सब चीज का पता रहे। एक अच्छे मीडिया का सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि वो जिम्मेदारी के साथ में, पर्दे के पीछे आप क्या करते हो वो अलग बात है, लेकिन जो बात आप पर्दे के पीछे कर रहे हो उसे जनता के सामने आकर के कहो ना, बुराई क्या है, डर क्या है। तो इसलिए मैं क्या है कि कोई भी ऐसा मुद्दा होता है ना तो फिर उसमें अधिकारियों को जरूर लाइव जोड़ता हूं। कोई पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, भैया कैमरे के सामने आ और यहां के जो बात है तेरी क्लियर के, ताकि जनता को पता लगे कि तुम चाहते क्या हो। तो कल के प्रोग्राम की बहुत तारीफ हुई है, और कल के प्रोग्राम में एक चीज और बढ़िया निकल करके आई कि जिन व्यक्ति से हमने कल आपकी मुलाकात करवाई थी और कॉल पर जिनको हमने लिया था, थान सिंह जी है ना, उन्होंने एक बात सही कही है कि जब तक आप मिल बैठ करके बात नहीं करोगे इसका समाधान नहीं निकलेगा। प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अगर आप इसकी सॉल्यूशन सोच रहे हो ना तो वो तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। राजनेता जो हैं वो इसको हाईजैक करेंगे और प्रशासन इसमें बैकफुट पर जाएगा, वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता। अब बचे कौन? दो, या तो गुडला पांचना संघर्ष समिति या फिर कमांड एरिया वाले, ये बैठ करके बातें करें, भैया तुम्हारी जो समस्या है सामने रखो, प्रस्ताव बना करके भेजो। मुख्यमंत्री आ तो रहे हैं आपके यहां, आ तो रहे हैं, और धन दौलत कुछ नहीं मांग रहे साहब। हमारी तो असली धन दौलत ये पानी है, किसानों को पानी दे दो ना, रखो ना मांग। शर्म आने वाली बात है कि सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर एक शब्द नहीं बोलता। तुम मर लो, तुम लड़ लो, तुम ही अपने आप में कुछ भी कह दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया, अदालत 2 बार आदेश दे चुकी है और वहां पैरा अब भी चल रहा है। 10 दिसंबर से लगातार पांचना बांध पर पैरा चल रहा है। मांग एक ही है, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक पड़ाव जारी रहेगा, और 1 जनवरी को फिर से बड़ी महापंचायत होगी इन्हीं 39 गांवों की, और नदी के तट पर बसे हुए 360 गांव हैं, ये लोग फिर से इकट्ठे होंगे। संभागीय आयुक्त महोदय
कलेक्टर महोदय, और मैं तो ताज्जुब ये करता हूं, कहां हैं लाखन सिंह जी? रमेश मीणा जी बहुत जन सुनवाई करते हैं, अपने फील्ड में खूब घूमते हैं, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। और जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, जो कांग्रेस के हम सफर हम नमाज बन करके बैठे हुए हैं, हमदम बन करके बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सीएम से या पूर्व डिप्टी सीएम से ये सवाल आपने आज तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री के सलाहकार बन करके बैठे हो आप, काय की सलाह दे रहे हो फिर आपने इसको लेकर के आज तक कोई सलाह क्यों नहीं दी? बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि इसकी टोपी उसके सर रखना। राजनेता जो हैं, प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, वो तो हो गए बैकफुट पे। अब या तो जनता मरो या प्रशासन से उलझो, यही हो रहा है अब तक इसमें। तो कुल मिलाकर के ये पेच अभी भी फंसा हुआ है, और अब इसको लेकर के 1 जनवरी को एक तो बड़ी महापंचायत होगी, दूसरी बात सीएम के दौरे का भी विरोध करने का प्लान बनाया है कि सीएम के दौरे का हम विरोध करेंगे और उसके सामने इस बात को रखेंगे। किसान 39 गांवों और नदी तट के 360 गांवों के किसानों के लिए पानी की मांग कर रहे हैं, और ये 10 दिसंबर से पहरा जो है पाचना पर वो लगातार जारी है। आज भी मीटिंग हुई थी वहां पे, आज भी हुई है। अब आप देख लो इसको कैसे सुलझाना है, ये अब जनता पर है पूरी तरीके से। राजनेताओं के भरोसे या प्रशासन के भरोसे अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे। बाकी एज यू विश, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं। बहुत जल्दी मैं भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, और अगर वहां पैरा जारी है तो उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे, एक लाइव वहां से भी चलाएंगे, हम बिल्कुल चलाएंगे, लाइव चलाएंगे, पाचना को देखेंगे, दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे कि आखिर लफड़ा है क्या। 16 साल बाद आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विजय बैंसला जी कल कह रहे थे साहब ऐसा नहीं है, हम तो पहले से उठाते आ रहे हैं, हमने पहले भी मांग करी है। तो जब इतने आंदोलन आपने 5% आरक्षण के लिए किए तो एक बार इसको भी सरका देते, थोड़ा सा एक लाइन इसकी भी डाल देते। परेशानी क्या थी? क्या परेशानी थी? जब रेल की पटरियों पर बैठ करके 5% आरक्षण आप ले सकते हो अपने समाज के लिए, तो क्या 16 साल से जो दर्द आपका था उसको सरकार नहीं मानती? उसको मनवाने की ताकत नहीं थी आप में? अब आपको नजर आ रहा है ये। अरे साहब ये आज का मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो आज ही बनाया है सर आपने, जब अदालत का आदेश आया है। पहले आपने इसको मुद्दा बनाया ही नहीं, वरना ऐसा नहीं था कोई तो सुनता। ना मीडिया को पता है, ना किसी और जनप्रतिनिधि को पता है कि साहब और क्या लफड़ा इसमें चल रहा है। जिनकी जमीनें गई हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, ये साहब 39 गांवों को शामिल करो, ये 360 गांवों को शामिल करो। मांग वाजिब है, मानता हूं इस बात को, लेकिन सिर्फ इतना सवाल है 16 साल से आप लोग कहां थे? 16 साल से आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपके दावाई जीते हो, कह रहे साहब हमारे पास पैसे ही नहीं थे कोर्ट में, अदालत में केस लड़ने के लिए। अब ये बचकानी बातें हैं कि नहीं है आपकी, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन देखते हैं साहब कैसे सुलझता है ये मैटर, नजर पूरी बनी रहेगी। और हिंडौन से हमारे जो संवाददाता हैं सिया धाकड़, आज उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। एक तो हिंडौन में नालियों की सफाई नहीं हो रही है, बहुत सारे जो बाहर के वार्ड हैं, आउटसाइड जो है सिटी से, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है। ठीक है, लेकिन खबर का असर ये जरूर हो रहा है कि अब लगातार मीटिंग भी चल रही है, अधिकारी थोड़े से सक्रिय हुए हैं, और हम तो इतना ही कहेंगे कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ज्ञापन दीजिए, मिलिए सभापति से, मिलिए आयुक्त महोदय से और कहिए साहब ये काम करवाइए। नहीं करवाते हो तो वो भी मना कर दो, चलो ठोको, बिल्कुल ठोको, लाइव ठोको, खबरें दिखाओ। मीडिया में कोई चीज छुपनी ही नहीं चाहिए, जो चीज है सामने आनी चाहिए जनता की, कौन क्या कर रहा है, ये जरूरी है। ठीक है, और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो एडीजे कोर्ट ने आज जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई की, और इसमें 10-10 साल की सजा सुनाई है आरोपियों को। दोषी शंकर जंगम और जितेंद्र उर्फ जीतू सिंधी, बड़ा नामचीन नाम है ये सवाई माधोपुर का। हाँ, फायरिंग करना, लूटपाट करना, इन मामलों में ये आदतन अपराधी हैं। और इस मामले को लेकर के आज धारा 307 के तहत 10-10 साल की सजा और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा इनको सुनाई है। और 5 फरवरी 2020 को
ये फायरिंग का एक मामला था जिसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद में आज इसको लेकर के अदालत ने सजा सुनाई है। हम बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहां से क्या कुछ खबरें हैं। एक तो अल्पसंख्यक बालकों के जो छात्रावास है उसका आज उद्घाटन हो गया था। बजट में सरकार ने घोषणा की थी और उसमें गंगापुर सिटी को इसमें शामिल किया गया था, तो ये अच्छी बात है। अल्पसंख्यक समुदाय के वो बच्चे जो आज तक बुनियादी तालीम से महरूम हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अब कम से कम 50 सीट मिली है और उनमें से 27 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अभी ये कुछ दिन किराए के मकान में चलेगा, उसके बाद में इसके लिए 2,80,00,000 रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है और दौलतपुर रोड पर नए हॉस्टल का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जो है मनोज मीणा, वो आज आए थे और उन्होंने फीता काट करके इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर अकरम खान जो हैं वो मौजूद रहे और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि हमारे समाज के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में अभी भी हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छे संस्कार और अनुशासन देने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो ये एक खबर गंगापुर से आई। गौकसी का मामला, इसको लेकर के जो क्रमिक धरना है वो जारी है एसडीएम ऑफिस के सामने और आज एबीवीपी ने भी इसका समर्थन किया है, वो लोग भी इसमें आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक समस्या और आ रही थी जिसको मैंने पुरजोर तरीके से उठाया था। कुछ दर्शकों ने मुझे मैसेज भी करे थे कि सर बिजली विभाग में 2-2 महीने हो गए, 2.5 महीने डिमांड नोटिस जमा करवाए लेकिन हमारा मीटर नहीं लग रहा। इसको लेकर के कल एक्सीएन महोदय से और एएन महोदय से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि हाँ, पिछले 3 महीने से ना आर्म्ड केबल आ रही है, ना पोल मिल पा रहे हैं। आप देखो, बिजली तो कहां से मिलेगी, सामान ही नहीं मिल रहा। बिजली तो कहां से मिलेगी, बिजली से रिलेटेड सामान ही उपभोक्ता को नहीं मिल रहा। 3-3 महीने हो गए डिमांड नोटिस जमा करवाए। अब मुझे एक बात बताओ, आप चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हो, करता है ना बिजली विभाग? कहीं भी जम्फर डाल के आपने लाइट लगा रखी है, चोरी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका बीसीआर भरा जाएगा। तो भाई उनका क्या दोष है जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया 3 महीने पहले? जिन्होंने डिमांड नोटिस आपको जमा करवा दिया और अब अगर वो लाइट जला रहे हैं तो उनका फॉल्ट नहीं है। और मैंने ऐसे दर्शकों से, ऐसे उपभोक्ताओं से कह दिया, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो छाती ठोक के अड़ जाना, क्योंकि बिजली विभाग के बहुत सारे नियम ऐसे हैं सर जो बहुत ही घटिया हैं और जो आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। मीटर किराया आप ले रहे हो और मीटर जल जाता है तो मीटर आप टाइम पे नहीं बदलते। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? अंधेरे में रहेगा। आज आप एप्लीकेशन लगाओ, कल फिर इसकी राशि जमा करवाओ, फिर 2 दिन बाद में हम जाकर के मीटर लगाएंगे, तो 4 दिन तक क्या करेगा उपभोक्ता? मैं पूछना चाहता हूं आपसे ये सवाल, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं ना बिजली विभाग के, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 4 दिन उपभोक्ता क्या करेगा? मीटर आपको लगाना था, समस्या आपकी है और परेशानी उपभोक्ता पा रहा है। कब से चले आ रहे हैं आपके ये नियम और इनको बदलने का समय नहीं है। कब बदलोगे आप इन नियमों को? बिजली विभाग के नियमों का तो उपभोक्ताओं को पता ही नहीं है। आप मनमाने तरीके से जो नियम बना रहे हो और बैकडोर से जो पैसा खींचने का काम कर रहे हो ना उपभोक्ताओं से, वो बिल्कुल नीचतापूर्ण है और शर्मनाक है। बिजली के बिल को समझ नहीं सकता उपभोक्ता कि यार कौन कौन सी राशि, कौन कौन सा ऐसा चार्ज है जो मेरे ऊपर लगा दिया गया। उपभोग तो मैंने इतनी लाइट का किया है, अब इसमें स्थायी शुल्क लगा दिया, नगर शुल्क लगा दिया, मीटर किराया लगा दिया। मीटर किराया क्या चीज है? मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आई। किराए पे दे रहे हो क्या आप ये मीटर? क्या है ये? औसत बिल की जब बात करते हैं बोले सब पिछले साल की जो रीडिंग होती है ना उसके आधार पर करते हैं। पागल हो कैसे तुम? या तुम्हारे समझ में नहीं आता कोई फंडा? आप सोचो 3 महीने पहले जिसने व्यक्ति ने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया, अब वो क्या करेगा 3 महीने तक? क्योंकि आपके पास तो आर्म्ड केबल नहीं है, आपके पास मीटर नहीं है, आपके पास बिजली के पोल नहीं है, तो तब तक वो उपभोक्ता क्या करेगा? अंधेरे में रहेगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद में आप लाइट लेने के हकदार हो। मैं सच बता रहा हूं आपको दोस्तों, बहुत सारा ऐसा पैसा है जो हम बेफिजूल का बर्बाद कर रहे हैं और ये नियम बदलने चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों को उठा करके देख लीजिए, आप उठा करके देख लीजिए। और कई बार मैंने ये मुद्दा उठाया है लेकिन जनता नहीं उठाती, जनता नहीं उठाती है इन मुद्दों को। 28 दिन का रिचार्ज करेंगे क्यों साहब?
महीना तो या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। आप 28 दिन का ही रिचार्ज क्यों कर रहे हो? आप 28 दिन का ही नेट और वैलिडिटी क्यों दे रहे हो हमको? वाजिब सवाल है जिससे आपकी जेब कट रही है और आप गूंगे बन करके बैठे हो। आम उपभोक्ता गूंगा बन करके बैठा हुआ है और उसकी जेब पर सबसे ज्यादा भार है इसका। मैं पूरा रिचार्ज करा रहा हूं, मैं पूरे 30 दिन का जब प्लान ले रहा हूं, आपको 30 दिन मुझे नेट देना पड़ेगा। किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपने मुझे नेट नहीं दिया है तो उसको आप भरपाई करोगे अगले बार में। नहीं होना चाहिए नियम। टेलीकॉम कंपनियों की तो इतनी मनमानी चल रही है, लगातार ये लोग अपना टैरिफ प्लान जो है वो बदलते जा रहे हैं, लगातार अपने टेलीफोन की जो रेट हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। अत्याधुनिक तो आपने हमको बना दिया और सबसे ज्यादा बोझ भी फिर हमारी जेब पर आता है। मैं कई बार अपने दर्शकों से कह चुका हूं, सर बड़ी लड़ाई बाद में लड़ लेना, पहले ये छोटी छोटी लड़ाई लड़ना शुरू कर दो। लड़नी पड़ेगी यार। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और अगर इनको लेकर के कोई सरकार हमसे लूट रही है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देश का सबसे बड़ा उपक्रम जो बीएसएनएल जिसको बनना चाहिए था, आज वो सबसे पीछे बना हुआ है, सबसे फिसड्डी है वो। आज आप प्राइवेट कंपनियां 5G लॉन्च कर रही हैं और बीएसएनएल की तुम 4G ढंग से नहीं चला पा रहे हो। सरकार उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? प्राइवेट कंपनियों को आप प्रमोट कर रहे हो। आपके सस्ते प्लान हैं लेकिन उनकी सर्विसें अच्छी नहीं है क्योंकि आप पैसा ही नहीं दे रहे उनको। इसलिए मेरा निवेदन है इन 2-3 चीजों पर फोकस जरूर करें। एक तो बिजली विभाग के जो घटिया और दकियानूसी जो नियम बने हुए हैं, इनको लेकर के जनता को सामने आना पड़ेगा कि साहब ये नियम क्लियर करिए। आप अगर मीटर जला है, कितनी देर में मीटर आप मेरा बदलोगे, उसका चार्ज 1-1 हजार रुपए जमा होते बताए। मैंने ये सुना है, अगर मीटर जल गया ना आपका तो 1,000 रुपए की रसीद कटवाओगे, उसके बाद मीटर बदलेगा और कितने दिन में बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यार किसी टेक्निकल फॉल्ट से अगर मेरा मीटर जल गया तो इसमें मेरे को दंड क्यों दे रहे हो भाई? मैंने कोई चीटिंग की है, मैंने कोई गड़बड़ की है तो बेशक आप मुझ पर ला दिए, लेकिन आपके फॉल्ट की वजह से। एक बात बताओ, कई बार बहुत तेज जब वोल्टेज आ जाते हैं तो बहुत सारे घर के उपकरण फूक जाते हैं। इनका क्या नियम है? मेरा फ्रिज जल गया, मेरे टीवी जल गया और कुछ जल गया, इनके लिए पैसा क्यों नहीं देता बिजली विभाग? मेरा पैसा तो पैसा नहीं लगता आपको और हमारा खून चूसते रहो आप लोग। ये ऐसी चीजें हैं जो सीधा उपभोक्ता से जुड़ी हुई है। मेरा निवेदन है इन चीजों को भी मुद्दा बनाया करो। ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं सर, चाहे टेलीकॉम कंपनियों का मामला हो या बिजली विभाग का मामला हो। इनकी मनमानी बंद करना जरूरी है। लेकिन गंगापुर सिटी में आपने जो बताया कि बिल्कुल सामान नहीं था 3 महीने से, ये बात विभाग ने भी मानी है। अब सामान आ गया। हाँ, कल 3 ट्रक आर्म्ड केबल के आ चुके हैं, तो जिनकी डिमांड नोटिस जमा है, हालांकि पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। कल ईएन साहब ने कहा कि साहब बिल्कुल, लेकिन अब क्या करें, मंगाना तो पड़ेगा। तो सामान आया जरूर है लेकिन कम मात्रा में आया है, तो बिल्कुल आप संपर्क करें। आपकी आर्म्ड केबल आ चुकी है। तो इस मुद्दे को हमने उठाया, तो अब आ जाएगा। एक कल मैटर और आया था, एक दर्शक ने हमसे कहा था कि सर अलवर की बस जो है, रोडवेज बस जो चला करती थी वो बंद है। इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से मैंने बात की है और अलवर की बस सेवा आपकी चालू है। केवल 2 दिन बंद रही थी जब राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अलवर में थी। ठीक है, बाकी अलवर के लिए जो रोडवेज बस की सेवा है वो बिल्कुल जारी है, शुरू है। और एक और जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, पाली सोजत से हमारी एक दर्शक हैं शीता वैष्णव। मैम अगर आप चैनल देख रही हैं इस वक्त और हमारी खबर देख रही हैं तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और स्वागत करूंगा आपका। कल इन्होंने एक समस्या मेरे पास में भेजी थी। प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा सहयोगिनी जो काम कर रही हैं, घर घर जाकर के सर्वे कर रही हैं, उसके बारे में इन्होंने जानकारी चाहिए थी। मैं कल उसको समझ नहीं पाया था। आज मैंने इनका फ़ोन मेरे पास आया तो पहली बार तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पाली जिला जो है सोजत सिटी कितना दूर है हमसे। लेकिन इन्होंने कहा कि सर आपकी खबरें यहाँ भी लोग पूरे चाव से देखते हैं और हमें आपकी खबर पसंद आती है, तो इसके लिए तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना। और आपकी जो मारवाड़ी भाषा है वो हमें भी अच्छी लगती है, यही तो हमारे राजस्थान की संस्कृति है। तो मारवाड़ी भाषा में जब आप कुछ बोलते हैं ना
तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ी मिठास है उसमें। तो आज उनसे मेरी बात हुई और मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि मैम आपके वहाँ भी अगर लोग हमारा चैनल देखते हैं तो ये अच्छी बात है। हमें पता नहीं था कि लोग इतने दूर तक देखते हैं, हमें लगता था कि सिर्फ भरतपुर संभाग में है या दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो देखते हैं, लेकिन राजस्थान के भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें लोग न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते हैं। यानी हमारी व्यूअरशिप अच्छी है सर। आप सब्सक्राइब करें ना करें, फॉलो करें ना करें, लेकिन व्यूअरशिप अच्छी है ना। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति न्यूज़ 7 राजस्थान को देखता है। तो सीता मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी समस्या का पूरा विस्तार से जो जानकारी है वो आपको जल्दी हम 1-2 दिन में ही उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है ना। और अब आपको मैं बता दूं, फिर भी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, कुछ कहेंगे साहब आप बीजेपी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, लेकिन देखिए हम बात करते हैं सिर्फ सच की, जो धरातल पर हमको नजर आता है। उसमें बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना अच्छी योजना है, गहलोत साहब की इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वेटनरी हॉस्पिटल जो है, एक तो पशु औषधालय, उनमें दवाइयां प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, दवाइयां प्रॉपर वहां नहीं पहुंच रही हैं, दवाइयों का टोटा है। और दूसरी बात, हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी जांचें ऐसी हैं जो बाहर करवानी पड़ती हैं, और बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो बाहर से लेनी पड़ रही हैं। सच है, 100% सच है। अगर सरकार बीजेपी की होती तब भी हम यही कहते, और सरकार कांग्रेस की है तब भी यही कहेंगे, लेकिन जो सत्ता में है सवाल उसी से करेंगे। हॉस्पिटल में बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, उपभोक्ता को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। बहुत सारी जांचें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल्स में नहीं हो पा रही हैं, बाहर से करवानी पड़ रही हैं। और हेल्दी सीजन है, उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटलों में अच्छी खासी भीड़ है। डॉक्टर शिकायत जरूर हमारे पास में आती रहती है कि साहब डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, और निश्चित जो समय तब तक बैठते नहीं है। इस बात को लेकर के मैंने एसडीएम साहब से भी डिस्कस किया था, उनके जहन में भी ये बात डाल दी है। सड़कों के निर्माण का काम बिल्कुल गंगापुर सिटी में चालू है। पेच वर्क जो है, सीवरेज का जो काम है, उनके अधिकारियों से कल मेरी बात हो गई थी। मैंने उनसे कहा था कि जहां भी आपने अब नए कनेक्शन किए हैं, चाहे वो फवारे के पावर हाउस के सामने का हो या और कहीं का भी हो, इन पर पेच वर्क कब करोगे आप? उन्होंने गुरुवार शुक्रवार तक का मुझे टाइम दिया है कि अजय जी जहां जहां भी हमने अभी पेच वर्क ये काम किया है, वहां शुक्रवार तक हम सारा पेच वर्क कर देंगे। शहर में धूल उड़ रही है, सभापति महोदय मोस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो धूल उड़ रही है ना, इस पर गौर कर लें थोड़ा सा आप भी, क्योंकि इतना धूल का गुबार पहले नहीं उड़ा करता था। अब जबरदस्त शहर में धूल उड़ रही है, या तो आपके सफाई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मॉनिटरिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अजय जी, लोकसभा का सत्र समाप्त होने वाला है, जौनप्रिया जी से निवेदन करें कि एक तो इस समय कोई फोन नहीं करे भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना, इस समय कोई फोन नहीं करे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, गाड़ियों के ठहराव का जो आपका मुद्दा है, आज आप जब मेरे ग्रुप में बातचीत कर रहे थे तब मैंने हल्का सा एक कमेंट किया था। ओम बिरला जी सांसदों से ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट अगर कोई रखते हैं ना, इंपॉर्टेंसी कोई रखते हैं, महत्व रखते हैं, तो वो ओम बिरला जी हैं। बिल्कुल बेझिझक आप उनसे मिलें, बहुत ही शानदार किरदार हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, तो उनसे जरूर मिलें आप एक बार। दूसरी बात, पीलोदा में गाड़ियों के ठहराव को लेकर के मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जिस वक्त आपका ये मैसेज आया था उसके दूसरे दिन ही मैंने ये मैसेज व्यक्तिगत रूप से जौनप्रिया जी को भिजवा दिया था, और उनका थंबनेल भी मेरे पास में आया था कि ओके ठीक है ना, लोकसभा सत्र खत्म हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ये मुद्दा तो हम कभी भी उठवा सकते हैं और चलता रहेगा ये तो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब संसद का सत्र चल रहा है तभी ये मांग पूरी हो सकती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब धीरे धीरे है ना, गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, गाड़ियों का जो ठहराव है वो भी बढ़ाया जा रहा है, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं, जो मेरे पास में सूचना आई है कि पीलोदा में लगभग 2 गाड़ियों के ठहराव का मामला जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा। होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए, अगर, क्योंकि पीलोदा बड़ा स्टेशन है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। गंगापुर के बाद में एक ऐसा स्टेशन है जो आसपास के गांवों से, काफी गांवों से जुड़ा हुआ है, उनका सेंटर जोन पड़ता है वो, तो रात बिरात में जो गाड़ियां आती हैं उनको तो कम से कम पीलोदा में ठहराव करा जा सकता है, और 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना। तो ये मांग मैंने आपकी बिल्कुल पहले भी पहुंचा दी है, और फिर भी मैं आपको एक बार जरूर सजेशन दूंगा कि आप एक बार ओम बिरला जी से जरूर मिलें। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। घर से बाहर आना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को, अपने दायरों को लांघना पड़ेगा, संबंधित व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ेगा, तभी मीडिया भी आपका साथ देगा। वरना ठीक है, हमारे लिए तो ये न्यूज है, खबर है, हम चला देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ खबर चलाने से काम हो जाएगा? नहीं, जनता को भी सामने आना पड़ेगा और जनता को भी ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट मांग है सर, इसको पूरा करिए आप। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा कोई टाइम जरूर लग सकता है ना, विलंब हो सकता है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो ट्रेन के ठहराव की अगर आप बात कर रहे हैं, दूसरी बात मैं बताऊं, अभी सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है बिल्कुल सब जगह ही। तो उम्मीदें कर रहे हैं आने वाले दिनों में ग्रामीण सेवा की जो स्थिति है बसों की, परिवहन की, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। वसुंधरा जी के समय चला करती थी, उस समय बढ़िया चल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे करके सबको ड्रॉप कर दिया, अब ठटाड़ा बसें रह गई साहब, है ना। बिल्कुल रद्दी बसें जो हैं वो रह गई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, बाकी वो भी बहुत चुनिंदा मार्गों पर ही चल रही है। बाकी परिवहन की जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव ढाणियों में, वो वाकई में दयनीय है और चिंतनीय है। इसको लेकर के सरकार के पास क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग करके करना क्या है उनको? उनकी तो अब एक ही प्लानिंग है कि किस तरीके से सरकार रिपीट हो कांग्रेस की राजस्थान में। तो कुल मिलाकर के रही बात 25 सांसदों की, तो साहब हमें तो लगा नहीं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल की हो, या 25 सांसद कोई बड़ी योजना कभी राजस्थान के लिए लेकर के आए हों, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा और कोई समस्या या मुद्दा हमारे पास में नहीं आया है। आप लोगों के कमेंट्स में लगातार पढ़ रहा हूं, अच्छी खासी तादाद में लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों को शेयर भी करें, खबरों का असर तो होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, खबरों का असर हो या ना हो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी खबरों को नोट करके और उनको संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचाता हूं और उनका फीडबैक जरूर लेता हूं। मैं अपने काम पर भरोसा करता हूं, और ये जो आपका प्यार है, स्नेह है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और देखते हैं क्या कुछ इसमें निकल करके आता है। हो सकता है रेलवे को लेकर के कोई अच्छी खबर आए। सर एक बार आप फोन मिला करके इनसे संपर्क करें, है ना, कि सर कोई अपडेट है क्या, क्योंकि अभी मेरे पास में इस समय फोन आ रहा है। क्या आपके पास नंबर नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, कोई ना कोई इसको लेकर के मैं अपडेट जरूर लूंगा आपको, और जल्दी खबर भी दूंगा। 4, 5 और 11 फरवरी को कोई सीएट सीनियर लेवल की, हाँ बिल्कुल, ये खबर हमने पहले दिखा दी थी। गुनावत जी इसी तरह अच्छी खबरें और अपडेट देते रहा करें। हाँ, जमानत हो गई साहब, सवाई माधोपुर के सभापति की जमानत हो गई। इनको कौन रोकेगा साहब, कौन रोकेगा, ये तो जाते ही इसीलिए, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मुलाकात करते हैं आपसे और देखते हैं क्या कुछ और निकल करके आता है। और एक और आया है मेरे पास में, ठीक है ठीक है, ओके। तो राजी खुशी रहें, और जिनकी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, उन सबके लिए हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें और सर्दी में अपना बचाव रखें। और रही बात कोरोना की, बिल्कुल चीन की जो घटनाएं हैं वो चिंता करने वाली जरूर है, तो हमको जितना हो सके उतना कोशिश ये हम करें कि हम एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है वो अपनाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद और जय भारत।